दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट फ़नी स्टोरी है। बहुत ही मज़ेदार अच्छी कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है क्लेवर पोपटलाल। क्या मतलब हुआ दोस्तों? CLEVER क्लेवर। क्लेवर एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है चालाक। चालाक पोपटलाल। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें, और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पोपटलाल वॉज अ वेरी क्लेवर मैन, बट ही हैड अ हैबिट ऑफ ब्रैगिंग। क्या मतलब हुआ? पोपटलाल वॉज ए वेरी क्लेवर मैन। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां पर वॉज या फिर वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और दोस्तों जब हम सिंपल पास्ट में या फिर सिंपल प्रेजेंट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो ऐसे वाक्यों में कभी भी वर्ब का मतलब जो एक्शन वर्ब है उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। और यही कारण है कि जो इस तरह के वाक्य हैं उन्हें नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? पोपटलाल वॉज अ वेरी क्लेवर मैन। पोपटलाल एक बहुत चालाक आदमी था, बट लेकिन ही हैड ए हैबिट ऑफ ब्रैगिंग। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव वाक्य है। पास्ट पजेसिव मतलब जब हम पास्ट में दर्शाते हैं कि पास्ट में किसी व्यक्ति के पास कुछ था तो ऐसे वाक्यों में हैड का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? ही हैड ए हैबिट, उसकी एक आदत थी, ऑफ ब्रैगिंग। दोस्तों ब्रैगिंग का मतलब होता है डींगे मारना, बड़ा चढ़ाकर अपनी उपलब्धियों को, अपने बारे में या अपने किसी भी चीज़ के बारे में बड़ा चढ़ाकर बताना, डींगे मारने को ब्रैगिंग कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? लेकिन उसकी एक आदत थी डींगे मारने की। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? पोपटलाल वॉज ए वेरी क्लेवर मैन। पोपटलाल एक बहुत चालाक आदमी था, बट ही हैड ए हैबिट ऑफ ब्रैगिंग, लेकिन उसकी डींगे मारने की आदत थी। वन डे ही वेंट टू अ रेस्टोरेंट। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। गो मतलब जाना और सेकंड फॉर्म में वेंट। तो क्या अर्थ हुआ? वन डे एक दिन, ही वेंट वह गया, टू अ रेस्टोरेंट वह एक रेस्टोरेंट गया। A man came and sat in front of him as there was no other space in the restaurant। क्या अर्थ हुआ? A man came and sat in front of him। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। कब मतलब आना, और सेकंड फॉर्म केम। एक a man came एक आदमी आया, एंड सैट और ये सिट की सेकंड फॉर्म है और ये पास्ट का ही वाक्य है। एंड सैट और बैठ गया, इन फ्रंट ऑफ हिम। फ्रंट ऑफ मतलब सामने, इन फ्रंट ऑफ हिम उसके सामने। एज क्योंकि देयर वॉज नो अदर स्पेस इन द रेस्टोरेंट, क्योंकि रेस्टोरेंट में कोई और स्थान नहीं था। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? अ मैन केम एंड सैट इन फ्रंट ऑफ हिम, एक आदमी आया और उसके सामने बैठ गया। एज देयर वॉज नो अदर स्पेस इन द रेस्टोरेंट, क्योंकि रेस्टोरेंट में कोई और स्थान नहीं था। आगे देखिए। एज वॉज हिज हैबिट पोपटलाल स्टार्टेड ब्रैगिंग। एज वॉज हिज हैबिट और जैसी उसकी आदत थी पोपटलाल स्टार्टेड ब्रैगिंग। दोस्तों यहाँ स्टार्टेड में फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया गया है। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ किसी भी वाक्य में लगा लगी के बाद कोई भी क्रिया आए तब इस स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद स्टार्टेड और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। जैसे वह खेलने लगा, वह दौड़ने लगा, वह नाचने लगा, तो सब्जेक्ट के बाद स्टार्टेड और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो क्या अर्थ हुआ? एज वॉज हिज हैबिट, जैसा कि उसकी आदत थी, पोपटलाल स्टार्टेड ब्रैगिंग, पोपटलाल डींगे मारने लगा। चलिए आगे देखिए।
द अदर पर्सन गॉट फैड अप ऑफ हिज ब्रैगिंग। दोस्तों फैड अप का मतलब होता है किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना, और ये एडजेक्टिव है। और जब हम किसी भी एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं तब हमें सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होता है। तो यहाँ सपोर्टिंग वर्ब के रूप में गेट का यूज़ किया गया। गेट फैड अप मतलब परेशान होना, और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो गेट की सेकंड फॉर्म गॉट का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ? द अदर पर्सन गॉट फैड अप ऑफ हिज ब्रैगिंग। दूसरा आदमी उसकी डींगे मारने से परेशान हो गया। आगे देखिए, आफ्टर ए लॉन्ग वाइल, काफ़ी लंबे समय के बाद, ही आस्क्ड पोपटलाल, टेल मी वन थिंग दैट यू कैन नॉट डू एंड आई विल शो यू दैट आई कैन डू इट। क्या अर्थ हुआ? आफ्टर ए लॉन्ग वाइल मतलब कि एक लंबे समय के बाद, ही आस्क्ड पोपटलाल, आस्क मतलब पूछना, सेकंड फॉर्म में आस्क्ड। एक लंबे समय के बाद उसने पोपटलाल से पूछा, टेल मी वन थिंग, मुझे एक चीज़ बताओ, दैट यू कैन नॉट डू, जो आप नहीं कर सकते, एंड आई विल शो यू, और मैं आपको दिखाऊंगा, दैट आई कैन डू इट, कि मैं उसे कर सकता हूँ। तो दोस्तों इस पूरी तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक लंबे समय के बाद, लंबे टाइम के बाद उसने पोपटलाल से पूछा कि मुझे एक चीज़ बताओ जो तुम नहीं कर सकते, और मैं वो करके दिखाऊंगा आपको, और वो मैं आई विल शो यू दैट आई कैन डू इट, और मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं उस काम को कर सकता हूँ। चलिए आगे देखिए, At this, Popatlal stood up from his chair and said, I cannot pay my bill. At this मतलब कि इस पर, या फिर कह सकते हैं इस बात पर, पोपटलाल स्टूड अप। दोस्तों स्टैंड अप मतलब खड़ा होना, और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो है स्टूड। तो क्या अर्थ हुआ? इस बात पर पोपटलाल स्टूड अप, पोपटलाल खड़ा हो गया, फ्रॉम हिज चेयर अपनी कुर्सी से, एंड सेड और कहा, आई कैन नॉट पे माई बिल। तो उसने क्या कहा? आई कैन नॉट पे माई बिल, पे का मतलब देना या फिर अदा करना। उसने क्या कहा? आई कैन नॉट पे माई बिल, मैं अपना बिल अदा नहीं कर सकता। नाउ अब, यू विल हैव टू पे माई बिल। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक फ्यूचर फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस है। फ्यूचर फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस का मतलब होता है जब हम फ्यूचर में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां ये दर्शाते हैं कि किसी व्यक्ति को कोई काम मजबूरी में, विवशता में करना होगा फ्यूचर में, तो ऐसे वाक्यों में विल हैव टू का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो इसका आप इसकी हेल्पिंग वर्ब को नोट कर लीजिए। विल हैव टू इसमें हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो उसने क्या कहा? नाउ अब, यू विल हैव टू पे माई बिल, अब आपको मेरा बिल अदा करना होगा, अब आपको मेरा बिल पे करना होगा। चलिए आगे देखिए, द अदर पर्सन हैड नो ऑप्शन बट टू पे द बिल। क्या अर्थ हुआ? द अदर पर्सन हैड नो ऑप्शन बट टू पे द बिल। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी एक पास्ट का पॉजिटिव वाक्य है जहाँ पर हैड का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। द अदर पर्सन हैड नो ऑप्शन बट टू पे द बिल, दूसरे व्यक्ति के पास बिल देने के अलावा, या कह सकते हैं बिल अदा करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से ये जो चालाक व्यक्ति था पोपटलाल, उसने अपना जो बिल था वो किसी दूसरे व्यक्ति से भरवा लिया। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और दोस्तों उसके अलावा यदि आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी सजेशन हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और दोस्तों आज हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है गिरधारी लाल, और आज उनकी मैरिज एनिवर्सरी है, शादी की सालगिरह है, तो हमारे चैनल के माध्यम से उन्हें बहुत बहुत बधाइयाँ। और उसके अलावा दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि मैं आपका वीडियो में नाम लूं तो आप कमेंट के माध्यम से आप अपना नाम बताएं और साथ में ये भी बताएं आप कहां से वीडियो देख रहे हैं, फिर मैं आपका नाम लूँगा इस अगली वीडियो में। और उसके अलावा यदि आपका कोई भी सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।